सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी में पद परिचय पढ़ रहे थे। इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय, व्याकरण, प्रकरण, पद परिचय। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पद परिचय में हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें फिर आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो चलते हैं पद परिचय की ओर। पद परिचय में हमने पद परिचय का अर्थ देखा है, उसके आवश्यक पहलू देखे हैं। आवश्यक पहलू में कि हमें पद परिचय में किस किस का परिचय देना होता है। ठीक है, उसमें हमने लिंग देखा है, लिंग के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं लिंग। वचन देखे हैं हमने, पुरुष देखे हैं और काल देखे हैं। कारक के भेद भी हम पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी को कारक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने फिर भेद देखे हैं। भेद हमने किस किस के देखे हैं? संज्ञा के भेद देखे हैं, सर्वनाम के भेद देखे हैं, उसके बाद हमने देखा है विशेषण के भेद। ठीक है, आशा करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप अच्छे से समझे होंगे। आगे हम पढ़ेंगे आज क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। आप सभी जानते होंगे, आपने वाक्य में भी क्रिया पढ़ा है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पता लगता है या बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म रहित होता है, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। बच्चे रो रहे हैं, तो इसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल क्रिया हो रही है हमारी कि बच्चे रो रहे हैं। अब दूसरा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में। तो यहाँ पर भी केवल क्रिया हो रही है, हमारा कर्म नहीं है। आकाश में क्या है? ये अधिकरण कारक है हमारा। ठीक है, इसको हम कर्म नहीं मानते, इसमें हम केवल देख रहे हैं, इसमें क्रिया है हमारी। अब तीसरा, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे क्रिया कर रहे हैं, कर्म नहीं है उसमें। इसमें तालाब में भी हमारा अधिकरण कारक है और तैर रहे क्रिया है। ठीक है, राधा सो रही है, तो राधा यहाँ पर केवल क्रिया कर रही है कि वो सो रही है। तो इस प्रकार से अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म के बिना ही हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे, सकर्मक सा कर्म, सा कहते हैं साथ, कर्म है कार्य, कार्य के साथ जो वाक्य होते हैं उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। राधा कविता लिखती है, तो यहाँ पर लिखती है तो हमारा क्रिया हो गई, कर्म क्या कर रही है? वो कविता लिखने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर कर्म है। अगर हम कविता नहीं, यहाँ पर कर्म नहीं लिखते हैं तो इसमें एक संदेह हो जाता है कि राधा क्या लिख रही है। तो जब तक हम कविता नहीं यहाँ पर शब्द देते तो ये अधूरा माना जाएगा हमारा वाक्य। अब दूसरा, मोहन बच्चों को पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ा रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है? वो पाठ पढ़ा रहा है। तो ये देखिए कि पाठ हमारा यहाँ पर कर्म हो गया और पढ़ा रहा क्रिया हो गई। ठीक है, बच्चों को क्या है हमारा? ये संप्रदान कारक आ गया हम हमारा, है ना। तो इसमें आप समझ गए ना कि कर्म की आवश्यकता पड़ रही है इसमें भी। अब ये आगे देखेंगे, माँ खाना बना रही है। माँ बना रही है, तो इसमें भी ये कि क्या बना रही है? खाना। तो जब तक हम खाना नहीं यहाँ पर शब्द लिखते तो ये वाक्य अधूरा है कि माँ क्या बना रही है। अब आगे, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो बच्चे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? विद्यालय। तो यहाँ पर भी हमें कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि कर्म नहीं होगा तो ये वाक्य अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्म, जो कार्य कर्म के साथ होते हैं, जो वाक्य कर्म के साथ होते हैं उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।
अब आगे देखेंगे। इनके अलावा भी और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, समापिका क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब इनके बारे में हम समझेंगे कि ये सब क्या होता है। अगर ये परीक्षा में अगर आ जाए तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये पूर्वकालिक क्रिया या समापिका क्रिया है। अब इनको भी अच्छे से समझेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं। तो जो कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करती है क्रिया, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया होती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया जो मेन क्रिया हो रही है वो कौन सी है, हमारी बनाया। ठीक है। अब इसमें तो हमारी सहायक क्रिया नहीं है, इसमें केवल हमारी मुख्य क्रिया है। अब दूसरा, माँ खाना बनाती है, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, बनाती। और सहायक क्रिया है, इससे हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है, तो ये सहायक क्रिया है क्योंकि वो सहायक कर रही है वाक्य को समाप्त होने में, इसको हम सहायक क्रिया कहेंगे। ठीक है। अब आगे, माँ खाना बना चुकी है, तो यहाँ पर क्या है, बना। यहाँ पर भी जो बना है ये हमारी मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया चुकी और होगी। यहाँ पर दो हैं हमारी मुख्य क्रिया। अब आगे, बंदर पेड़ से कूद पड़ा, तो मुख्य क्रिया कूद और सहायक क्रिया होगी पड़ा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इसमें मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे पूर्वकालिक क्रिया और समापिका क्रिया। इन दोनों को अच्छे से समझिए। कभी कभी आता है इस वाक्य में समापिका क्रिया बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए समापिका क्रिया किसे कहते हैं और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। किसी वाक्य में आने वाली दो क्रियाओं में से एक पहली होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। कभी कभी हमने देखा वाक्य में दो हमारी क्रियाएं आ जाती हैं, तो जो पहली क्रिया होती है वो हमारी पूर्वकालिक होती है और जो दूसरी होती है जिससे वाक्य समाप्त हो रहा है वह हमारी समापिका क्रिया होती है। तो इसमें देखेंगे समापिका के जिस क्रिया से वाक्य समाप्त होता है वह समापिका क्रिया होती है। उदाहरण है, उसने सोचकर जवाब दिया, तो उसने पहले क्या किया, पहले सोचने का कार्य किया, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकाल जो पहले समय पर हो रही है। और जवाब दिया, ये हमारी समापिका क्रिया, इससे हमारा वाक्य समाप्त हो रहा है। अब एक और उदाहरण देखेंगे इसमें। राधा गाना गाकर नाचती है, तो राधा पहले क्या कर रही है, गाकर, पहले वो गाना गा रही है और फिर समाप्त किससे हो रहा है हमारा, कौन सी समापिका क्रिया, नाचती है, वो नाच रही है। ठीक है। अब मोहन पाठ पढ़कर लिखता है, मोहन पहले क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो लिखता है। तो इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया और समापिका क्रिया, जिस क्रिया से वाक्य समाप्त हो रहा है वह समापिका क्रिया हो गई है। ठीक है। अब सीता खाना खाकर सोती है, तो इसमें पहला कार्य क्या हो रहा है हमारा, खाकर, वो खाना खा रही है, फिर उसके बाद सोती है, वो सो रही है। इस प्रकार से आपको पूर्वकालिक क्रिया समापिका क्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ये देखेंगे अब, जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए उसको प्रेरित करे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। कभी कभी यह है कि हम अपने आप कार्य नहीं करते, स्वयं कार्य नहीं करते, हम किसी और से कराते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं हम, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके उदाहरण देखेंगे हम कि किस प्रकार से है ये। पहला उदाहरण है, अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, तो यहाँ पर जो पढ़वाती है तो इससे क्या है कि वो कार्य स्वयं नहीं कर रही है, बच्चों से करा रही है, तो यहाँ पर क्या है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा है, राम धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो जो धुलवाता है ये हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, वो हम अपने आप नहीं कर रहे, हम किसी और से करा रहे हैं। माँ बेटे से पत्र लिखवाती है, तो माँ क्या कर रही है, बेटे से पत्र लिखवा रही है, तो अपने आप कार्य स्वयं नहीं कर रही है, वो
बेटे से करा रही है। मोहन राम से अपना कार्य करवाता है। तो मोहन अपने आप कार्य नहीं कर रहा है, वो राम से कार्य करवा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो क्रियाएं हैं वे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि हम उसमें कार्य स्वयं नहीं हो रहा है, हम किसी और से कार्य करवा रहे हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया आपको अच्छे से समझ में आई है। अब चलते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जब एक से अधिक क्रियापद होते हैं तब वह संयुक्त क्रिया होती है। ऐसे वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाते हैं। तो इस प्रकार से है कि आपने देखा हो कि एक से अधिक क्रियापद हो जाते हैं और जब क्या है वाक्य को वो पूर्ण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, वह घर आता रहता है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, आता रहता है, ये 3 क्रियाएं हैं यहाँ पर हमारी। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे समापिका क्रिया है, इससे वाक्य हमारा समाप्त हो रहा है। तो ऐसा है, उसको हम अगर कहें समापिका क्रिया बताइए तो आप तब ये बताएंगे। लेकिन अगर संयुक्त क्रिया को हमें देखना है तो हमें देखना होगा कि इसमें कितनी क्रियाएं हैं। अगर एक से अधिक क्रियाएं हैं तो ये संयुक्त क्रिया होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए संयुक्त क्रिया कौन कौन सी है? आता रहता है, ये 3 क्रियाएं हैं यहाँ पर। उसने काम कर लिया, तो यहाँ क्या है? कर लिया। यहाँ 2 क्रियाएं हैं हमारी। उससे जाना पड़ा, संयुक्त क्रिया कितनी है यारी? जाना पड़ा। 2 क्रियाएं हैं यहाँ पर। मोहन काम कर चुका है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया कितने? कर चुका है, 3 क्रियाएं यहाँ पर। इस प्रकार से संयुक्त क्रिया आपको अच्छे समझ में आ गई है। तो आप समापिका क्रिया समझिए, आपने पूर्वकालिक क्रिया समझिए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये सभी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्रिया के भेद भी देखिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वो भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इसमें जो भी शब्द आते हैं क्रिया विशेषण के, वो अविकारी आते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके परिवर्तन होने पर भी ये जो अविकारी शब्द होते हैं वे ऐसे ही रहते हैं, अपने मूल रूप को नहीं छोड़ते हैं, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने, ये सब क्या है? हमारे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। कनिका यहाँ चल रही है, तो क्रिया कहाँ हो रही है? यहाँ। तो ये क्या है? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम कनिका की जगह कहीं पुल्लिंग शब्द भी रख देंगे तो यहाँ ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ये हमारी क्रिया चेंज हो जाएगी इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। लेकिन जो ये क्रिया विशेषण है हमारा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो अविकारी शब्द है हमारा। मोहन वहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा है हमारा? वहाँ। तो इससे पता लगेगा कि क्रिया कहाँ पर हो रही है? वहाँ पर हो रही है। बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं? ऊपर। तो क्रिया विशेषण शब्द है ऊपर। ठीक है, नीमा बाहर जा रही है, तो नीमा कहाँ जा रही है? बाहर। तो ये क्या है? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको समझ में आ गया हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसमें हमें स्थान का पता चल रहा था, इसमें हमें समय का पता चलता है।
जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने का समय का पता चले कि किस समय घटित हो रही है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, पहले, अब तक, अभी अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार आदि। ठीक है, ये सभी हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है हमारा यहाँ पर, आज बरसात होगी। तो इसमें क्या है, इसमें कब होगी, आज। तो इससे हमें पता लग रहा है समय का कि बरसात कब होगी। राम कल मेरे घर आएगा। तो राम कब आएगा, कल। तो इसमें भी हमें समय का बोध हो रहा है। वह कल आया था। वह कब आया था, कल। तो इसमें भी समय का बोध है। तुम अब जा सकते हो। तो इसमें समय का बोध किन शब्दों से हो रहा है, अब से। तो ये सब क्या है, हमारे अविकारी शब्द हैं जिनसे हमें समय का बोध हो रहा है कि क्रियाएं किस समय हो रही है। तो ये क्या है, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण, उसकी संख्या का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात हमें क्रिया की मात्रा का पता लगता है कि कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, जरा, खूब, बिल्कुल, ज़्यादा, अल्प, बड़ा, भारी, लगभग इत्यादि। ये सभी क्या है, हमारी क्रिया विशेषण है। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इससे हमें क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। उदाहरण देखेंगे हम इसके। पहला उदाहरण है, अधिक पढ़ो। तो इसमें मात्रा कितनी है, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, अधिक। दूसरा है, ज़्यादा सुनो। तो क्रिया की मात्रा पता लगे कि कितना सुनो, ज़्यादा सुनो। कम बोलो। तो इसमें पता लग रहा है कि कम बोलने के लिए कहा जा रहा है, मात्रा कितनी है क्रिया की, कम। अधिक पियो। तो इसमें है कि मात्रा कितनी है हमारी क्रिया की, अधिक। तो इस प्रकार से हमें इसमें क्रिया की मात्रा का पता लग रहा है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है या कितनी मात्रा में होनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये देखेंगे। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस समय पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसके होने का तरीका पता लगता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे। अचानक काले बादल घिर आए। तो काले बादल किस प्रकार से आ गए, में अचानक आ गए हैं, उन्हें पता नहीं था, वो अचानक आए एकदम। तो इस प्रकार से हमें पता लग रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहाँ पर है, हमारे अचानक में। ये अविकारी शब्द हैं, उसमें क्या है, ये अचानक आ गए हैं, वो आराम से नहीं आए हैं, यह हमें पहले से नहीं मालूम था, वो अचानक आ गए हैं। अब दूसरा, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। तो हरीश कैसे पढ़ रहा है, वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। रमेश धीरे धीरे चलता है। रमेश कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, इसमें हमें पता लग रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। अब आ गया, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो इसमें भी हमें पता लगा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, धीरे धीरे। ये समझ में आ गया है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन अविकारी शब्दों से हमें क्रिया के तरीके का पता लगता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण के भेद देखे हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे हम अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। साई राम। आप इतना कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, साई राम।